हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 3 हिमालय की बेटियां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, लेखक नागार्जुन को नदियां दूर से देखने पर और पास से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं मतलब प्रतीत होना मतलब कैसी लगती हैं, कैसी मालूम होती हैं। उत्तर, लेखक नागार्जुन को नदियों को दूर से देखने पर वे गंभीर, शांत, अपने में खोई हुई सुशील महिला जैसी प्रतीत होती हैं। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, नदी को बहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है, खुले मैदान में है, तो वो हमें कैसी दिखाई दे रही है? शांत दिखाई दे रही है, गंभीर दिखाई दे रही है। वहीं पास से देखने पर वे चंचल बालिका की तरह खिलखिलाकर हंसती, खेलती, उछलती कूदती, उत्साहित और नटखट प्रतीत होती हैं, क्योंकि वो शोर मच रहा होता है वहाँ पर। वो जैसे हंस रही हों, खिलखिला रही हों, उछल कूद मचा रही हों और बहुत ज़्यादा वो उत्साहित हों, खुशी से उत्साहित हों, ऐसी वो लगती हैं या मालूम होती हैं। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद क्यों कहा है? उत्तर, लेखक नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां पाठ का मानवीकरण किया है। अब मानवीकरण क्या होता है? मानव से बना है बेटा, मानवीकरण। मानव मतलब मनुष्य या इंसान। जब हम प्रकृति की चीज़ों को, जैसे समुद्र है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, हवा है, पेड़ हैं, तारे हैं, आकाश है, चंद्रमा है, सूरज है, जो भी प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उनको हम मानव या मनुष्य की तरह या इंसानों की तरह काम करते हुए दिखाते हैं, क्रियाकलाप करते हुए दिखाते हैं, या उनकी तरह से संबंधों में जोड़ना चाहते हैं, जोड़ते हुए दिखाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमने कविता में प्रकृति का या पाठ में प्रकृति का मानवीकरण किया है। अब अपने यहाँ तो ये इंसानों में तो होता है कि बेटी जन्म लेती वो पिता है, फिर वो जिस घर में जाती है वहाँ पर जिससे उसकी शादी होती है वो दामाद कहलाता है। लेकिन प्रकृति में तो ये चीज़ें नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हिमालय को क्या क्या कहा? पिता, और नदियों को बेटी और समुद्र को दामाद कहा। तो एक तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। भारतीय परंपरा में बेटियों के 2 घर माने जाते हैं। एक उसके पिता का घर जहाँ वह जन्म लेती है, और दूसरा उसके पति का घर जहाँ वह विवाह के बाद जाती है। नदियाँ हिमालय रूपी पिता के घर जन्म लेती हैं, मतलब हिमालय के रूप में जो उनका पिता है, ठीक है। और हंसती खेलती हुई बड़ी होकर अपने समुद्र रूपी पति के घर चली जाती हैं। इसलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है, कालिदास कौन थे? उन्होंने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? देवात्मा मतलब देवों की आत्मा, देवों की रूह, सोल। उत्तर, कालिदास संस्कृत के महाकवि और नाटककार थे। उन्होंने नाटक भी लिखे और उन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी। भारतीय पुराण और ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि मतलब देवों की भूमि, देवों की धरती या देवताओं का निवास स्थान माना है। मतलब देवता जो हैं हिमालय पर रहते हैं, उनका घर है, उनका निवास है। इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। तो क्योंकि वहाँ पर देवात्माओं का निवास है, उनका घर है, तो एक तरह से जो हिमालय है वो देवों की रूह है, देवों की आत्मा है।